आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव आती हूँ जब तो एक दफ़ा स्क्रीन करीब से देखना पड़ता है कि भाई हम लाइव हैं भी कि नहीं हैं। ठीक है जनाब, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन और उसकी खूबसूरत से इंटरनेट की सर्विसेज। तो जनाब आज लाइव आने का जो ख़ास रीज़न है वो है हमारे एम्बेसीज़ के रिलेटेड अपडेट्स। आज हमारे एम्बेसीज़ की क्या अपडेट्स आई हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ एजेंट्स ने, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी किसी को भी निशाना बनाना, क्योंकि मैं यहाँ कोई पॉलिटिक्स करने तो आती नहीं हूँ। तो जनाब मुझे कुछ अजीब सा लगता है किसी का जिक्र करते हुए, लेकिन क्या करें। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब। कमेंट्स जो अपेयर हो रहे हैं वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में पढ़ूंगी। और मेडीपिक्स वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल रात को लेट जब शो ख़त्म करूंगी तो मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगी। अच्छा जनाब, कहना ये था कि आज जो मैंने अभी लाइव सेशन किया है वो लाइव सेशन करने का मतलब ये है कि कुछ नए वीज़ाज़ और कुछ नई एम्बेसीज़ अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान से रिलेटेड अपडेट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और हम जल्दी में यूट्यूब्स पे जो बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हमारे अपने मुल्क के लिए या इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वीज़ा से रिलेटेड बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो एम्बेसी अपडेट होती है या बीएसएफ ग्लोबल की अपडेट्स होती है वो हमारे मुल्क के हिसाब से नहीं होती है। तो जनाब आज हम बात करेंगे अपने मुल्क से के लिए जो एम्बेसीज बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो एम्बेसीज जो ओपन है लेकिन कोई काम नहीं कर रही हैं। नंबर 3, जो एम्बेसीज हमारे लिए काम अभी करेंगी ही नहीं या हमारे पास उनकी कोई अपडेट नहीं। बात शुरू करेंगे तुर्की से। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो क्या बच्चा ये बात जान रहा है कि तुर्की की एम्बेसी इंतहाई मेहनत के साथ हमारे साथ शाना बेशाना है, हमारे साथ कोशा है और हमारे साथ काम कर रही है रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा। अब यहाँ फिर एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती चलूँगी कि हमारे मुल्क से तुर्की के लिए डायरेक्ट वर्क परमिट का अभी तक आज की तारीख तक किसी तरह का कोई कानून नहीं बना है। तो हमें अगर वहाँ जाके वर्क परमिट अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमारा विज़िट वीज़ा लगता है और विज़िट वीज़े के बाद हमारे किमलिक अप्लाई होती है, जिसका प्रोसीजर हम यहीं से शुरू कर देते हैं। आई मीन ट्रांसलेशन, लीगलाइजेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराना। लेकिन अपॉइंटमेंट वहाँ पहुँच के होती है। अगर बंदा एक दफ़ा पहले भी तुर्की जा चुका है तो उसकी अपॉइंटमेंट हम वहाँ उसके पहुँचने से पहले ही ले लेते हैं। बिजनेस वीज़ा उन्हीं लोगों को लगता है जो मुतअद्दिद बार तुर्की का सफ़र कर चुके होते हैं, किसी भी बहाने से, किसी भी ज़रिए से, किसी भी मकसद के लिए। अब बात करते हैं दुबई की। जनाब दुबई तो आजकल हमारी सोचो और हमारे इख्तियारात से बिल्कुल बाहर निकला हुआ है। दुबई जो हमारा सेकंड होमलैंड का दर्जा रखता है, हालांकि ना वो हमें नेशनैलिटी देता है और ना ही हमें उससे किसी तरह का कोई सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन फिर भी हमारा दूसरा घर जो है वो दुबई हुआ करता है। लेकिन आजकल हमारे लिए कुछ नए कानून आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारा लेबर तबका जो है वो सबसे ज़्यादा दुबई को अप्रोच करता है। और तो इनके कानून साजियाँ हो गई हैं कि जी इंश्योरेंस के साथ वीज़ा होना चाहिए, रिटर्न टिकट, होटल के पेड वाउचर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दुबई पहुँच के बुकिंग उड़ा दें तो भी वो आपको पकड़ के बाहर डिपोर्ट कर दें। सो एंड ब्ला इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। खैर
दुबई हमारा वैसे भी टारगेट होता नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि कौन से मुल्क जो है वो हमें प्रॉपर वीज़ा दे रहे हैं, जिसमें यूके वर्क परमिट भी दे रहा है, फैमिली भी दे रहा है, विज़िट भी दे रहा है। अब देने से मुराद ये है कि यूके वीज़ा ने अपने सारे सेक्टर ऑन किए हुए हैं। अगर वहाँ से कोई आपको इनविटेशन भेज के बुलाता है तो भी आप फॉर द टाइम अप्लाई करके जा सकते हैं, स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, विज़िट के लिए भी जा सकते हैं, और अगर वहाँ से आपका कोई वर्क परमिट का अप्रोच है तो आप उस पर भी जा सकते हैं। इजिप्ट का वीज़ा ओपन है। यहाँ बात मैं टिकट और एयरपोर्ट्स की नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द वीज़ा सेक्शन। अब बात यह है कि वीज़ा लगाने के बाद भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि जनाब कौन सा मुल्क अपनी सरहदें हमारे लिए खोलेगा। तो जी वीज़ा तो हमारे हाथ में है, लेकिन अगर वो हमारे लिए वो नहीं खोलेगा, क्या कहते हैं, मेरी लाइट बंद हो गई है तो मैं दोबारा लाइट ऑन कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझे रोशनी में देख सकें। जरा तो आजकल लाइट जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाती है, तो अक्सर अब पेशतर से दबा के रखना पड़ता है। क्या करें, हम कराची के अवाम में हमें दब के चलने की आदत सी हो गई है, तो हमें फिर लाइट को भी दबा के चलना पड़ता है। तो बात हो रही है कि इजिप्ट का वीज़ा लग रहा है। अब बात मैं हरगिज़ भी मैंने यहाँ एयरपोर्ट्स की या एयरलाइंस की नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह अगर वो भी खुलेंगी तो हम ज़रूर एक अगला शो कर लेंगे लाइव और उस पर आपको बता देंगे। अब बात करते हैं वो ममालिक जो खुले तो हैं लेकिन कोई नया वीज़ा नहीं कर रहे, जैसे कनाडा हमारे यहाँ जेरीज के सुपुर्द है। कराची के रहने वाले पंजाब को चौरंगी पे जेरी फेडेक्स का जो ऑफिस है उसमें जो कनाडा सेक्शन है बिल्कुल ओपन है, वो इस्लामाबाद में स्पेसी ओपन है, लेकिन अभी वो कोई जनवरी तक नए वीज़ाज नहीं ले रहे। लिहाजा अगर कोई आपसे कहे कि हम आपका डन पे वीज़ा लगा देंगे या डन पे वीज़ा लगा देंगे या आपको गोल गोल घुमा के वीज़ा लगा देंगे, तो किसी की भी बात पर यकीन न कीजिए, आपका फ़ायदा है। देखिए जी, हम तो बोलने वाले लोग हैं, आए हैं, बोलेंगे, चले जाएंगे। समझना न समझना आपका फ़ायदा है, अमल करना न करना आपका फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा नहीं है, आपका अपना फ़ायदा है। तो कनाडा अभी जनवरी तक कोई असेसमेंट नहीं दे रहा, बट एम्बेसीज आर ओपन। यूके बिल्कुल, यूएसए ओपन है, लेकिन अगले 6 माह से पहले वो कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा। प्रीवियस केसेस उसके वो हो रहे हैं, जॉट डाउन हो रहे हैं, उन पे वर्किंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई नए विजिटर्स के लिए नया वीज़ा बिल्कुल भी ना निकाला जा रहा है और ना उसकी अपॉइंटमेंट विद इन 6 मंथ दी जा रही है। ये आज तक की खबर है। अब हो सकता है आज मैं सोऊं और कल सुबह मैं उठूं और अमेरिका अगर कोई एम्बेसी में कोई नई अमेंडमेंट आ जाएगी तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, जर्मनी, स्पेन, इन सब के कॉन्सुलेट एम्बेसीज सब खुली हुई हैं, लेकिन अभी ये किसी भी तरह के टूरिस्ट वीज़े पे कोई काम नहीं कर रहे। साउथ कोरिया का न C5 हो रहा है अभी, न C9 हो रहा है। C35 और C39, न C35 हो रहा है न C39 हो रहा। विद इन आफ्टर 3 मंथ, यानी आप दिसंबर के एंड या जनवरी का इंतज़ार करें तो फिर वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। और फिर एट द एंड मैं यही बात कहूँगी, ये आज तक की खबर है। अगर कल से वो खोल देंगे तो हम तो चाहते हैं, हमारा तो कारोबार है, हम तो चाहेंगे कि लोग जाएं। आप जाएंगे तो हमारा कारोबार चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं माल्टा। आजकल हमारे बड़े प्यारे प्यारे एजेंट्स है, छोटे छोटे एजेंट्स है, जिन्होंने ये बड़ी खबर लगाई हुई है, माल्टा का वर्क परमिट, 45 दिन में माल्टा का वर्क परमिट। माल्टा पाकिस्तानियों के लिए खुल गया भाई। तो माल्टा की एम्बेसी पाकिस्तान में है ही नहीं। जिस तरह स्लोवाकिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है ही नहीं, उसको पाकिस्तान में चेक रिपब्लिक कानूनी तौर पे डील करता है, इस तरह माल्टा को कानूनी तौर पे दुबई जाके डील करना पड़ता है। तो जिस दिन से दुबई खुला था और दुबई की एम्बेसीज रेगुलर वर्किंग में आई थी, उसी दिन से माल्टा भी खुल गया था।
बिल्कुल माल्टा का वर्क परमिट है, लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, आप मुझसे अप्लाई करें या किसी और से अप्लाई करें, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी वर्क परमिट 90 दिन से पहले असेसमेंट्स नहीं देता। अब बात करते हैं ईरान। बड़ी कहानियां चली। कल मेरे पास मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त, हमारे दोस्त हम असर हैं हमारे, उन्होंने कहा कि जी बताइए, ईरान का वीज़ा लग गया है और लग के निकल गया, प्रिंट हो गया है। फिर मैंने उनको बताया कि ईरान एम्बेसी भी किसी सिंगल बंदे को कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं दे रही है। हाँ, ज़ियारतों के लिए अगर आप ग्रुप बनाएंगे, 8 से 10 या 12-15 लोगों का ग्रुप होगा तो ज़ियारती वीज़े इशू हो जाएंगे। अदरवाइज सिंगल बंदे को अभी कोई एक्सेस नहीं है वीज़े के हवाले से। ये एक बात हो गई। नीदरलैंड, पुर्तगाल, ये भी एम्बेसीज खुली हैं जो प्रीवियस वीज़े जो इन लाइनअप में, एक तो पुर्तगाल हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत मुश्किल से खुलता है, अचानक ही खुलता है 7 दिन के लिए और अचानक ही उसकी असेसमेंट बंद हो जाती है। यूक्रेन बिल्कुल प्रॉपर खुला हुआ है और माशाल्लाह यूक्रेन का अभी लॉकडाउन के बाद अभी 9वें महीने में हमारा एक स्टूडेंट वीज़े भी, 2 स्टूडेंट वीज़े भी लगे और स्टूडेंट ट्रैवल करके भी गए। वैसे तो अब मैं नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करूं, किसी का वीज़ा लगाऊं, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि मैडम आप भले नाम वाम काट दें और जो है वो वीज़ा आप स्क्रीन पर ज़रूर लगाइएगा। स्टडी वीज़ा है यूक्रेन का, तो वो मैं लगा दूंगी। क्योंकि एक टाइम था जब मेरा भी कोई पहला वीज़ा लगता था, व्हेन आई वाज वेरी मच न्यू इन दिस फील्ड, तो मैं भी बहुत सक्सेसफुल अपने आप को समझती थी और लगाती थी। तो खैर अब तो ये रूटीन की बात हो गई है। कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिनको हम हैंडल करते हैं और वैसे नॉर्मली जो है वो हमारे वीज़े असिस्ट हो जाते हैं। तो यूक्रेन अप्लाई कीजिए, वर्क परमिट के लिए भी कीजिए। वर्क परमिट में 90 दिन का वीज़ा लगेगा। यूक्रेन को भी पाकिस्तान में जेरीज डील करती है। आप केस खुद सबमिट कराएंगे, खुद जाएंगे, फ़ीस जमा कराएंगे, लेकिन आपको 90 डेज़ का जो वर्क परमिट के साथ वीज़ा लगेगा उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब हम वो काम नहीं करते हैं कि मेरा जो काम, मैं डायरेक्ट सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही इस हवाले से है कि आपको 100 में से 200% वीज़ा लग कर ही मिलेगा। लेकिन चल के आपने जाना है, कागजात आपके लगेंगे, इंटरव्यू आपने देना है, ठीक है। तो ये सारा काम तो मैं नहीं करूँगी, ये सब आपने ही करना है, लेकिन वीज़े की हमारी गारंटी होती है। यूक्रेन के वर्क परमिट में कोई जॉब नहीं होती है, ये बात जहन में रखिएगा। ओपन वर्क परमिट होता है। हाँ, ये है कि चूँकि कीव में, पुल्तावा में, उड़ीसा में मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मेरा बाकायदा वहाँ पे इन रिटर्न जो है वो कानूनी तौर पे मेरा पार्टनरशिप हुई हुई है, तो वहाँ पे लोग बिल्कुल भाई बंदों की तरह और उर्दू बोलने वाले लोग हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो ये है कि हम क्लाइंट को जैसा क्लाइंट हमारे साथ चलता है हम उसको उसी हिसाब से डील करते हैं और फिर उसको हेल्प आउट करवा देते। मतलब हम आपको परदेश में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जनाब। तो यूक्रेन कीजिए। अच्छा, इसी तरह मोल्डोवा है। मोल्डोवा पूरे यूरोप में वो वाहिद है जिसका टूरिस्ट वीज़ा असिस्ट हो रहा है, लेकिन 3 महीने का टाइम, जैसे नॉर्मली 20 दिन में हो जाता है। जो दूसरे नेशनल लोग होते हैं उनका 45 डेज़ में होता है और लेकिन अभी SOPs की वजह से उन्होंने 3 महीने का टाइम दे दिया है। तो समझिए आप जनवरी से पहले आपके कागजात नहीं आएंगे, तो आपके कागजात ही नहीं आएंगे तो आप ट्रैवल कहाँ से करेंगे, ठीक है जनाब। उसमें भी मैंने आपको 2-3 शर्तें बताई हैं कि उसका इन्विटेशन, वीज़ा, होटल वाउचर और आपको इमिग्रेशन पे क्लियर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम आपसे पैसे ले रहे हैं इस बात के। किर्गिस्तान ई-वीज़ा निकल रहा है, फ़्लाइटें भी चल रही हैं। बिश्केक जाइए, होटल चाहिए, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। 1 मंथ सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस वीज़ा कहिए, स्टडी वीज़ा कहिए, किर्गिस्तान के सारे वीज़े ई-वीज़े ही निकलते हैं। उज़्बेकिस्तान हो रहा है,
उज़्बेकिस्तान में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल तुर्की वाला सीन है कि टूरिस्ट वीज़ा लगेगा। उसके बाद मैंने जो आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी ऑफ़र दिए रखी है लेबर कैटेगरी के लिए, जो कि पाकिस्तानी 4,82,000 का पैकेज बनता है। वो जो है वो आपका वहाँ पहुँच के सेकंड और थर्ड स्टेप होगा। तो वो टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हैं। उज़्बेकिस्तान आप पैकेज के साथ भी ले सकते हैं, और उज़्बेकिस्तान जो है वो आप जस्ट वीज़ा भी लिख सकते हैं। एक बड़ी खबर जो सबसे अच्छी आई है वो ये आई है कि सिंगापुर वीज़ा भी स्टार्ट हो गया है। पोस्टर मैं लगा दूंगी, नॉर्मल तरीके का से। फिर कहूँगी एक बात कि अभी वीज़ा ओपन हुआ है सिंगापुर के लिए, फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में नहीं बताया गया। सिंगापुर के वीज़ा 45 दिन के अंदर सफ़र करना होता है और 3 महीने की असेसमेंट होती है। जनाब अब आइए आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का जो है वो स्टिकर वीज़ा लगता है। बिजनेस वीज़ा या स्टडी वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो स्टिकर वीज़ा लग रहा है। वो जो वो होता था ना दुबई की तरह का ई वीज़ा निकल गया, 3-4 हज़ार में टिकट पकड़ी टूर हो गए, नहीं अब नहीं हो रहा। आपको पहले हम इनविटेशन मंगा के देंगे और वो इनविटेशन 99.9% अप्रूवल ऑफ आज़रबाईजान एम्बेसी होगा। वो समझे वो आपका रुखसत सफ़र होगा। उसको लेकर आपने अपने NTN बैंक स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न के साथ एम्बेसी में $300-350 की फ़ीस के साथ जमा कराना। फिर आप आज़रबाईजान की फ़्लाइट कहाँ से लेंगे, क्योंकि जो दुबई से जाने वाली फ़्लाइट है पाकिस्तान के थ्रू वो बंद है। तो आप लेंगे तुर्की से, टर्किश एयरलाइन से आप फ़्लाइट लेंगे जो वाया इस्तांबुल जाएगी। मेरा रिप्रेजेंटेटिव आपको रिसीव करेगा और बाकी आपका प्रोसेस करवाएगा और आपको TRC दिलाने में प्रोसीजर में हेल्प आउट करेगा। अब बात करते हैं बेलारूस की। मुझे कई कॉल्स आई, कई इन्फॉर्मेशन चाहिए जी। बेलारूस खुला जी, बिल्कुल बेलारूस। कई एक ने मेरा मजाक उड़ाया, हाँ मैडम आप कहती बेलारूस जो है यूरोप में आता है। जी हाँ बिल्कुल, बेलारूस इसलिए यूरोप में आता है कि अगर आप नक्शा उठा के देखेंगे तो पोलैंड के बॉर्डर के साथ एक छोटा सा मुल्क है बेलारूस, जिसको औरतों का, ख़वातीन का मुल्क कहा जाता है, जो कि 75% वहाँ पे बेलारूस की ख़वातीन बहुत खूबसूरत और बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेलारूस सबसे आगे है। घूमने फिरने के हिसाब से उसका कोई सानी नहीं है, और वो वाहिद मुल्क है यूरोप का जिसने कोरोना वायरस को तस्लीम ही नहीं किया, और ना ही किसी तरह की लॉकडाउन की, और ना ही किसी तरह का वो रिस्ट्रिक्शन लगाया। बेलारूस जाने के लिए आपने टोटल ट्रैवल एजेंट से ही रब्ता करना होता है, क्योंकि वो भी मोल्डोवा की तरह टूरिस्ट कंपनी के थ्रू से आपको इनविटेशन, आपकी पेड होटल वाउचर, फिर इस्लामाबाद जाना पड़ता है, वहाँ आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है और आपको वीज़ा स्टिकर करके मिलता है 3 से 4 दिन में। लेकिन बेलारूस जाने के लिए अभी रास्ते बंद हैं, तो वीज़ा असिस्ट हो भी रहा है तो पाकिस्तानियों के लिए नहीं हो रहा। ठीक है जनाब। अच्छा अब बात करते हैं माल्टा का। बिल्कुल माल्टा का है, मैं कुछ दिनों में अप्लाई बताऊंगी आप लोगों को माल्टा के वर्क परमिट के बारे में। आपको पता है मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मैं जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती उससे पहले मैं किसी चीज़ का पोस्टर नहीं लगाती। बट है मेरे पास वर्क परमिट जो कि 3 महीने के प्रोसेस के बाद। रोमानिया का बड़े प्यारे प्यारे मेरे पास क्वेश्चन आए, हंसी भी आती है और खुशी भी होती है। एक साहब बजट थे कि हम 6 लाख में रोमानिया चले गए। मैंने कहा मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, आप अगर 6 लाख में रोमानिया चले गए हैं तो मैं आपको 10 क्लाइंट देती हूँ, जबकि अभी तो रोमानिया की एम्बेसी बंद है। 3 महीने के प्रोसेस के बाद पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसके बाद फिर हम अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर आप रोमानिया के एम्बेसी इस्लामाबाद जाएंगे जनाब। तो अब मैं थोड़ा सा वो पढ़ लेती हूँ। जी हाँ दाऊद, थैंक यू वेरी मच।
सुल्तान मिर्ज़ा, आपका नंबर कोई अटेंड नहीं करता है। कनाडा USA, जनाब एजाज़ अहमद साहब फरमा रहे हैं। मैडम, मैंने आपसे मैसेज किया है, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। सर गलती हो गई, इंसान हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो कभी कभी ओवरलुक हो जाते। फैमिली है, घर बार है, ससुराल है, मैका है, थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग फैमिली वाला रवैया रखा कीजिए। मैं जानबूझ के कभी किसी को वो नहीं करती हूँ। जी इमरान शाकिया साहब, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कनाडा और USA तो अभी किसी तरह का कोई नया वीज़ा नहीं कर रहा। मेरा नंबर कोई अटेंड नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ या वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे पूरी दुनिया से कॉल आती है, तो मैं उस वक्त एकदम अपनी सिम ऑन नहीं रखती, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल भी हूँ और प्लस ये कि फैमिली भी है। तो मेरे लिए हर आदमी अच्छा नहीं होता, हर बंदा आपको फैमिली नहीं समझता, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब वो हर बात आप भी समझते होंगे, रियलाइज़ करते होंगे, तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं अवॉइड करती हूँ एकदम मोबाइल पे बात करने। पहले मैं क्लाइंट को मैच्योर करती हूँ या समझाती हूँ, या हमारी कोई बात और सेटिंग समझ में आती है, तब मैं उसको फिर कॉल पे लाती हूँ और उससे बात करती हूँ, और ये मेरा एक जायज़ राइट भी बनता है। अब बात करते हैं जनाब उससे हवाले से, मालदीव की टूर के हवाले से। मैंने बहुत सस्ता पैकेज लॉन्च किया जिसमें जो है वो 10 साल से कम बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा रोमानिया हमारा भी चल रहा है, मोल्डोवा चल रहा है, कोसोवो चल रहा है, जितने भी वीज़े हैं, उज़्बेकिस्तान वर्क परमिट बिल्कुल चल रहा है, लेबर कैटेगरी, सेशल्स ऑन अराइवल चल रहा है, 3 मंथ का असेसमेंट सब में आ रहा है। तो बस टाइम को ज़ाया नहीं कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। जिसको भी मिलना है, मेरा ऑफिस मेन कराची में है, डिफेंस में, मैं कहीं भी हूँ, अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं अपने दफ्तर पहुँच के आपसे बात करूँ। मेरे दिए हुए जॉब्स को, मेरे दिए हुए वर्क परमिट पे बहुत तेज़ी से काम किया कीजिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल जॉब्स होती है, मेरे पास स्टे ऑन नहीं होती है, मुझे चेक करना छोड़ दीजिए। मैं अंडर लाइसेंस हूँ। अगर ट्रस्ट है, आइए पेमेंट रखिए, और पेमेंट के लिए तो मैं आप लोगों से बहुत क्लियर बात बोल चुकी हूँ कि आप किसी एयर कॉमोडोर को ले आइए, किसी नेवी के एयर मार्शल को ले आइए। जी, मैं तो पैसे लेकर ही काम करती हूँ। जिसने पैसा देना है, मुझसे स्टैंप लिखवाना है, रसीद लेनी है, मैंने काम करके देना है, और मैंने उसको लिख के देना है कि जी अगर काम नहीं हुआ तो मैं आपकी पेमेंट पेबल हूँ, पैसे रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर। और मैं समझती हूँ इतनी सिंपल बात के बाद कोई हैंकी पैंकी, कोई डन, कोई पेमेंट आफ्टर रीच की कहानी रही नहीं जाती। तो इस तमाम शो का खुलासा ये था कि हमारे पास जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिंगापुर वीज़ा खुल चुका है। तो देर नहीं कीजिए, अप्लाई कीजिए। जब वीज़ा खुला है तो इंशाल्लाह रूट्स भी खुल जाएंगे, और वो दिन भी जल्द आएगा जब आप लोग फ्लाई करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अब जा रही हूँ मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन आने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा सा सेशन पसंद आया होगा। जो सवाल हैं आप ज़रूर पूछिए। अगर मैं फ़ोन करते हैं आप लोग और मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने अभी मैसेज किया तो उस मैसेज में से ही आपने जहाज़ पे बैठ के नहीं चले जाना। आपने तो वैसे भी मेरा पहले शिजरा पूछना है, बायोडाटा पूछना है, मेरी ससुराल कहाँ है, मेरा मैका कहाँ है, इस किस्म के सवाल तो मेरे से आजकल बहुत ही होते हैं। तो थोड़ा सब्र कर जाया कीजिए। बार बार कहती हूँ, टाइप करके मैसेज को छोड़ा करें। मैं फारिग होंगी, देख लूँगी। अगर फिर भी ना देख सकूँ तब मुझे 2-3 दफ़ा आप बार बार वो मैसेज लिख के भेजेंगे, मेरी नज़र ज़रूर पड़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। चलिए जनाब, तो एक बार फिर यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब पे लाइव सेशन देते हैं। आप लोग मेरी फैमिली है, मेरा घर है। अच्छा, मुझे इस कमेंट पे कहा गया है कि जी आप तो बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं, चापलूसी करती हैं। देखिए जी, अगर मैं मीठी मीठी बातें और चापलूसी करती तो मैं आपको
फ्री काम करती, मैं तो आपसे फ्री काम करने की बात ही नहीं कर रही। जब मैं फ्री काम करने की बात नहीं कर रही तो ये कहाँ से चापलूसी और मोहब्बत हो गई। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर हाजिर होंगी बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए वर्क परमिट और एक नई टूर के साथ। इजाज़त दीजिए मिसेस मलिक को। जज़ाकल्लाह खैर।